हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी साइंस की टीचर हूँ। क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो चलिए, हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर दिया था। अब लेक्चर 2 है, चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ पर देखिए, ये जो आपकी साइंस है ये क्लास 10th एनसीईआरटी बुक है, राइट। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस, यहाँ तक बात हो गई थी केमिकल इक्वेशंस की। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने वो क्लास नहीं करी तो लेक्चर 1 जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने आपको ये सब बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैग्नीशियम रेवन के बारे में, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या रिएक्शन होती है, क्या प्रोडक्ट बनता है, ये सब बताया बहुत अच्छे से। केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया है मैंने आपको। आज हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की। मैंने प्रीवियस लेक्चर में केमिकल इक्वेशन के बारे में आपको ये बता दिया था कि जब आप केमिकल इक्वेशन को लिखते हो तो उसको सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ता है। साइंटिफिक टर्म में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या होता है, सिंप्लीफाई करके केमिकल इक्वेशन को लिखना पड़ता है। अगर आप ये बोलोगे कि मैग्नीशियम रेवन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, it get converted to magnesium oxide. This description of the chemical reaction in a sentence for a quite long, कह रहा है ये। अगर आप इस तरह पूरा सेंटेंस बोलोगे तो केमिकल इक्वेशन बड़ी हो जाएगी। तो कोई छोटा तरीका है? हाँ, दूसरा छोटा तरीका आया। दूसरा छोटा तरीका क्या है? वर्ड इक्वेशन में आप केमिकल इक्वेशन को लिख दो। वर्ड इक्वेशन में आप केमिकल इक्वेशन को लिख दो। कैसे लिखोगे? मैग्नीशियम पूरा नाम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो क्या होता है? रिएक्टेंट। राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होता है। तो ये दोनों क्या है? आपके रिएक्टेंट्स है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है, ये मैंने आपको बताया। अभी भी ये बड़ा है। सबसे पहले हमने क्या किया था, सेंटेंस के बेसिस पे लिखा था, पूरा सेंटेंस लिखा था, तो वो बड़ा हो रहा था केमिकल इक्वेशन। फिर हमने सोचा वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। अभी भी ये बड़ा है। अब क्या करेंगे? अब फॉर्मूला यूज करेंगे। मैग्नीशियम को Mg कहते हैं और छोटा बना दिया। ऑक्सीजन को O2 कहेंगे, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या कहेंगे? MgO। इस फॉर्म में हम केमिकल इक्वेशन को यूज करेंगे। अच्छा, ये मैग्नीशियम है और यहाँ पर Mg है तो सिंबल है। Mg से आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि ये मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन है तो O2 समझेंगे आप डायरेक्ट। ये सब आपको याद होना चाहिए, राइट। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, पूरा इतना लंबा थोड़ी लिखेंगे, पागल थोड़ी है। काम को आसान बनाना है हमें। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बन रहा है तो इसको MgO ऐसे लिखेंगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, राइट। ये बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं हम। मैंने आपको ये भी बता दिया था, राइट अ केमिकल इक्वेशन। जब आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो तो आप कैसे लिख रहे हो? यहाँ पर ये मैग्नीशियम है, Mg प्लस O2, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? MgO शॉर्ट फॉर्म में। MgO का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये केमिकल इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है केमिकल इक्वेशन? तो मैं आपको बता दूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एटम सेम होती है। कहाँ? रिएक्टेंट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। मैग्नीशियम अगर एक है तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम एक ही होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन दो है। सब स्क्रिप्ट में ऑक्सीजन के नीचे 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? 2 ऑक्सीजन के एटम। अगर O होता तो एक ऑक्सीजन का एटम है, ये 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अगर यहाँ पर O2 है तो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको समझना है, ये कहना चाह रहा है। अगर O3 होता तो 3 ऑक्सीजन ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर देखिए Mg1 है, ये भी Mg1 है, कुछ नहीं है यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस्ड है। मैग्नीशियम एटम, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे होल नंबर में, मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, होल नंबर में 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। 2MgO, 2MgO। तो यहाँ पर आप O 2 हो गए, बट अब यहाँ पर Mg भी तो 2 हो गया।
इसका मतलब क्या है, 2MgO का मतलब क्या है, 2 मैग्नीशियम के एटम और 2 ही किसके ऑक्सीजन के एटम। तो अब यहाँ पर मैं Mg का 1 है और यहाँ पर 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 लगा दो, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ये क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नंबर ऑफ एटम मैग्नीशियम के और ऑक्सीजन के दोनों तरफ इक्वल हैं, दोनों तरफ क्या है, इक्वल है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब यहाँ पर ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है, और पहले अगर मैंने 2 नहीं लगाया था तो वो अनबैलेंस्ड थी। ये कैसी है, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, if the number of atom of each element the same on both the sides, if yes then the equation is balanced। अगर number of atom प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड सेम है तो वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, इफ नॉट तो वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। आगे बताऊंगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, राइट। अब यहाँ पर ये कह रहा है इक्वेशन 1.2 इज ए स्केलेटन केमिकल इक्वेशन ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, राइट। अब ये वाली इक्वेशन जो थी ये अनबैलेंस्ड थी पहले, 1.2 कैसी थी, अनबैलेंस्ड। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बैलेंस्ड इक्वेशन करके बता दिया है। कैसे किया, तरीका बहुत सिंपल है, हिट एंड ट्रायल मेथड से किया है। चलिए आगे और करेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। समझ गए, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ पर सेकंड है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। करने का तरीका क्या है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन को हम बहुत छोटे तरीके से कैसे लिखें, वो हमने देख लिया। अगर हम सेंटेंस में लिख रहे हैं तो बड़ा हो रहा है, वर्ड में लिख रहे हैं तो भी बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर हम केमिकल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं Mg+O2 MgO, तो हमारा छोटा हो रहा है। और इसी तरह अब हम केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन को लिखने के बाद अब हम उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड कैसे करेंगे। सपोज हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, हमने हमें रिएक्टेंट पता था, प्रोडक्ट पता था, हमने केमिकल इक्वेशन आराम से लिख दी। अब हमें कैसे पता चलेगा ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो अगेन मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम होना चाहिए, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो। नंबर ऑफ एटम कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए यही तरीका आपको ये बता रहा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था। मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड। क्या कह रहा है, मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। देखो कह रहा है वो, ये लो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कहना क्या चाह रहा है, जब भी कभी केमिकल रिएक्शंस होंगी तो जितना मास आपने रिएक्टेंट साइड में लिया है उतना ही मास आप प्रोडक्ट साइड में लेंगे। मास कहीं जाएगा नहीं, ना मास आप क्रिएट कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ना ही तो मास अपने आप बढ़ जाएगा। सपोज यहाँ पर देखिए, ऐसे समझिए और इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे केमिकल रिएक्शन है Mg+O2, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, MgO, ये बन रहा है, राइट। अब यहाँ पर इस केमिकल इक्वेशन में आपको पता है ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 Mg है। सपोज यहाँ पर मैग्नीशियम आपने ले लिया 20 ग्राम ले लिया मैग्नीशियम। अब यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और यहाँ पर ये ऑक्सीजन भी आपने कितना लिया, ऑक्सीजन ले लिया आपने 5 ग्राम। ये मान के चलो मैग्नीशियम को आपने ले लिया 20 ग्राम, ऑक्सीजन को आपने ले लिया 5 ग्राम, और यहाँ पर जो MgO बनेगा तो 20 + 5
25 है, यहाँ पर 25। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ये 25 ग्राम होगा, तो मास सेम रहेगा। ऐसा नहीं है यहाँ पर आपने 25 दिया है, यहाँ पर आपको 20 मिले, गलत हो जाएगी। ऐसा केमिकल रिएक्शन में नहीं होता, मास जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। जब आपने रिएक्टेंट लिए थे, आपस में मिक्स किए, तो उसका जो मास था वही मास प्रोडक्ट का होगा, सेम मास होगा। कितने भी रिएक्टेंट ले लो, यहाँ पर 20, यहाँ पर 5, यहाँ पर 25 ग्राम, ऐसे होगा मास। मास हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप रिएक्टेंट साइड ले लो या प्रोडक्ट साइड में ले लो। तो आप बात समझ गए, मास कभी भी केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय नहीं होगा और ना ही क्रिएटेड होगा, राइट। इसी तरह नंबर ऑफ एटम भी सेम रहेंगे, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, राइट। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी, वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल, कह रहा है, टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का मास इक्वल रहता है, राइट। सपोज आप 10 किलो मिल्क ले रहे हो, 10 लीटर होता है, वैसे लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन हम 10 किलो मान के चल रहे हैं, मास के फॉर्म में 10 लीटर भी ले सकते हो, 10 किलो मान के चल रहे हैं। अब आप इसमें क्या मिला रहे हो, वाटर मिला रहे हो। कितना कितना मिला रहे हो, 5 किलोग्राम वाटर मिला रहे हो। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट आपको मिक्सचर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 15 किलो, 15 किलो मिलेगा, राइट। तो मिल्क जो है वैसे तो लिक्विड होता है, इसकी यूनिट लीटर होती है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए, मास को समझाने के लिए इसको किलोग्राम में ले लिया है। तो 10 + 5 तो 15 kg आपको मिलेगा मिक्सचर। दूध में पानी मिलाओगे, मिक्सचर कितना बन जाएगा, 15 किलो। अब इसको मार्केट में 15 लीटर बेचोगे तो कितनी प्रॉफिट हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है अगर आप 5 किलो पानी मिला रहे हो तो ये आपका 10 किलो का 10 किलो ही रहेगा, ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल। 5 किलो ही रह जाए, इम्पॉसिबल बात है। या 25 किलो हो जाए, ऐसा भी नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगी। राइट। अब देखिए यहाँ पर, ये बहुत सिंपल से मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम, जब मास सेम है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, तो नंबर ऑफ एटम भी सेम होगा रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। वेरी सिंपल, ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, हेंस वी नीड टू बैलेंस अ skeletal chemical equation. Is the chemical equation 1.2 बैलेंस्ड? 1.2 बैलेंस्ड थी, वो तो अनबैलेंस्ड थी ये वाली। ये कैसी थी, अनबैलेंस्ड थी, हमने इसे बैलेंस्ड बनाया है। Let us learn about balancing a chemical equation step by step. The word equation for activity 1.3 may be represent as, अब यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक का सिंबल होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या होता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है ये, जिंक सल्फेट ZnSO4। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन गैस है तो H2। अब देखिए द एवर वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन है ये, आप तो जानते हो, वर्ड में लिखी है, वर्ड इक्वेशन है। अब सिंबल्स में लिखोगे केमिस्ट्री के सिंबल्स में, तो ये देखो ये इक्वेशन आएगी, Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2, ये बन रही है आपकी सिंप्लीफाई करके। अब इसमें ये देखना है ये केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर Zn है एक, यहाँ पर भी एक Zn है, यहाँ पर H2 2 है, यहाँ पर 2H2 है, यहाँ पर सल्फर एक है, सल्फर भी एक है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये कैसी है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। जब नंबर ऑफ एटम सेम होंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, तो वो जो केमिकल इक्वेशन होगी उसमें मास भी सेम होगा रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। यही सब लिखा हुआ है जितनी भी मैंने आपको बात बताई, जिंक प्लस H2SO4, यहाँ पर ZnSO4 + H2 बना रहा है। देखो यहाँ पर जिंक के कितने हैं, 1 1 है,
H के 2 है, यहाँ पर सल्फर के 1 है, ऑक्सीजन का 4 है। रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड की बात चल रही है 4। ये आप समझ गए, अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। As the number of atom of each element is the same on both sides of the arrow is balanced chemical equation. Let us try to balance the following chemical equation: Fe plus H2O, Fe3O4 plus H2। अब हमें ये केमिकल इक्वेशन दी है, ये बैलेंस्ड है या नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो केमिकल इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड है। कैसे पता चला? यहाँ पर ये Fe है, एक है सिर्फ आयरन का एटम, Fe आयरन का एटम एक है, यहाँ पर ये 3 है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी एक है, यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन बराबर है, बैलेंस्ड है। सारे एटम, जितने भी केमिकल इक्वेशन में जितने भी हमारे पास एटम्स हैं, एलिमेंट के एटम, वो सब सेम होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड। चलिए इसको हमें बैलेंस्ड बनाना है। कैसे बैलेंस्ड करेंगे? देखिए यहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। आप सोच रहे हो कैसे करेंगे बैलेंस्ड द केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर आप फंस जाते हो कि नंबर ऑफ एटम सेम है या नहीं है, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड कैसे हम करेंगे, और अगर करेंगे तो सबसे पहले कौन से एटम को हम बैलेंस्ड करेंगे, यहाँ फंसोगे। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, खुश हो जाओ। कैसे करोगे? अब बहुत सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता दूंगी, हाल कर लोगे बहुत आराम से। देखो यहाँ पर स्टेप 1 हमें क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कर रहे हैं हम। देखो यहाँ पर टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। सबसे पहले हम करेंगे क्या, जब भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस्ड करोगे तो आपने क्या किया, बॉक्स बना दिया। आयरन के आगे Fe के आगे H2O के आगे बना दिया, Fe3O4 ऐसे बना दिया आपने, ये H2 बॉक्स में बना दिए। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, राइट एरो के राइट हैंड साइड प्रोडक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रिएक्टेंट है। ये मैंने आपको बता दिया था। ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन लिख रहे हैं हम, इसे बैलेंस्ड कर रहे हैं। स्टेप सेकंड में देखिए आपने बॉक्स बना लिया, बहुत सिंपल, हाल बॉक्स बना लोगे। अब देखो यहाँ पर जितने भी कंपाउंड है, यहाँ पर लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर जो केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पर क्या है, आयरन Fe, Fe को क्या कहते हैं, आयरन। ये वाटर H2O फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। Fe3O4 ये अलग कंपाउंड है, ये H2O है। अब यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, देखो Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 एटम है। Fe है, इसमें ऑक्सीजन है और क्या है, हाइड्रोजन है। 3 अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके ही एटम हमें क्या करने हैं, बैलेंस्ड करने हैं। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ये है, ये क्या है, Fe और H2 क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये दोनों क्या है, Fe3O4 प्लस H2 दोनों ही प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर 3 हमें एलिमेंट मिले, Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर 3 है, राइट। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, 2 2। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, 1 4। हमने टेबल बना दिया, रिएक्टेंट के एटम्स और प्रोडक्ट के एटम्स हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर स्टेप थर्ड है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने स्टेप 1 में जितने भी हमारे पास एलिमेंट थे या कंपाउंड थे उनको बॉक्स में बंद कर दिया। फिर हमने देखा कि भाई इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, 3 हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने एक टेबल बनाई, अपने एक चार्ट बनाया, उसमें एलिमेंट लिख दिया। हमें पता चला कि इस केमिकल इक्वेशन में सिर्फ 3 एलिमेंट यूज हुए हैं, राइट। ये हमने लिख दिया। अब हमने ये देखा कि रिएक्टेंट साइड कितने नंबर ऑफ एटम है आयरन के या हाइड्रोजन के या ऑक्सीजन के, प्रोडक्ट साइड कितने नंबर ऑफ एटम है आयरन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, ये हमने मेंशन कर दिया। इतना काम कर लिया, ये तो कर लोगे। अभी तक तो हमने कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करी ना, कुछ नहीं किया। जो जो है सिर्फ वही किया, सिर्फ बॉक्स बनाया है और टेबल बना ली है।
वो भी इस केमिकल इक्वेशन को देखकर। अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है। मैं आपको और सिंपल तरीका बताऊंगी, अभी एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखो, स्टेप थर्ड, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग। अब जब आप बैलेंसिंग करोगे तो सबसे पहले किस एलिमेंट को बैलेंस करोगे? आयरन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, यहाँ पर फंसोगे। तो मैं आपको बताऊं, जिसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा हैं। नंबर ऑफ एटम किसके ज्यादा है यहाँ पर? Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से। देखो, Fe का 3 है, हाइड्रोजन के सिर्फ 2 हैं, Fe के 3 है, ऑक्सीजन के 4 हैं। तो यहाँ पर ये 4 आ रहे हैं, ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा हैं। अच्छा, जब आप नंबर ऑफ एटम्स देखोगे किसी भी एलिमेंट के, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो, आपको सिर्फ नंबर देखना है। ये नहीं देखना कि प्रोडक्ट साइड ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड ये ज्यादा है। ऐसे नहीं देखना, सिर्फ पूरी केमिकल इक्वेशन को देखना है, स्कैन करना है, जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा आ रहे हैं उसी को उठा लेना है, उसी एलिमेंट को उठा लेना है। यहाँ पर 4 आ रहे हैं। देखो, 1 2 1 आ रहा है, यहाँ पर 3 2, सबसे ज्यादा 4 ही है। क्या है यहाँ पर? ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड में 4 है, यहाँ पर ये 4 है। सिंपल। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको सबसे पहले इसको ही बैलेंस्ड करना है। किसको? ऑक्सीजन को। उसके बाद हम आयरन को करेंगे, फिर बाद में हाइड्रोजन को देख लेंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आयरन सबसे पहले जो है ऑक्सीजन को करोगे, उसके बाद हाइड्रोजन को, फिर Fe को। सबसे पहले ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर Fe को, ऐसे करना है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है उसको सबसे पहले कर लो। हिट एंड ट्रायल मेथड से, क्योंकि फिर बाद में कम को करोगे तो ज्यादा नंबर आया तो फंस जाओगे, फिर मल्टीप्लाई करते रहोगे। 2 से या 3 से, इससे मल्टीप्लाई करते रहोगे तो वो सही नहीं है। तरीका यही सही है, जहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है उसको सबसे पहले बैलेंस्ड करोगे, जैसे ऑक्सीजन है। देखो अब, the compound that contain the maximum number of atom, it may be a reactant or a product। कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ एटम जहाँ ज्यादा है, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो। इन दैट कंपाउंड, ऑक्सीजन है यहाँ पर, सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। यूजिंग दीज क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन। Fe3O4 में हमने क्या सेलेक्ट किया है? ऑक्सीजन एटम को। 4 है यहाँ पर, ये तो बस 3 ही है, 4 वाले को सेलेक्ट करोगे, वो ऑक्सीजन है। There are 4 oxygen atom on the right hand side and only 1 on the left hand side। लेफ्ट हैंड साइड 1 है ऑक्सीजन एटम यहाँ पर, और यहाँ पर ये 4 है। देखो अब, टेबल बना दी आपने, बैलेंस करना है हमें ऑक्सीजन एटम को। इनिशियल ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड में 1 है, H2O में 1 ही तो है यहाँ पर, और Fe3O4 में 4 है। तो आपको क्या करना है? बैलेंस्ड करना है। जहां पर 1 है वहां से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और जहां पर 4 है वहां पर तो 4 है ही। राइट। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप बैलेंस्ड कर रहे हो। यहाँ पर देखो, प्रोडक्ट साइड में 4 थे। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, अब प्रोडक्ट साइड में 4 थे, ये 4 हैं। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप ऐसे नहीं करोगे यहाँ पर 4 कर दो, गलत हो जाएगा। पहले ही बता रही हूँ, फॉर्मूला गलत है। H2O4 कभी सुना है? किसी भी कंपाउंड का नाम नहीं है, ये वाटर नहीं है। H2O यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे, इस साइड करोगे कोफिशिएंट पर। ठीक है, यहाँ नहीं लिखोगे 4, ये फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ना कि H2O4। ये थोड़ी होगा, यहाँ मिस्टेक कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया, अब आप मिस्टेक नहीं करोगे, याद रखोगे। तो यहाँ पर ये 4 है, इधर 4 कर दो, 4 और ऑक्सीजन एक है, तो 4O हो गया। ऑक्सीजन आइटम यहाँ पर भी 4O हो गया। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी तो इक्वल होगा। यहाँ पर 4 थे और यहाँ पर एक है, एक का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तभी तो यहाँ पर 4 आएगा। आगे मैं केमिकल रिएक्शन और बैलेंस्ड करवाऊंगी तो मैं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, to equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of compound। formula of the compound जैसे अभी बताया, H2O4 नहीं होगा, H2O ही होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 4 का।
element involved in the reaction. For example, to balance oxygen atom, we can put coefficient 4 H2O, not H2O4. कह रहा है ये ना ही ऐसे लिख सकते हो, ना ही ऐसे लिख सकते हो, H2O ब्रैकेट में 4। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 4 का मल्टीप्लाई O से हो रहा है और 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो ये क्या बन रहा है, H8O4। तो ये भी गलत है, राइट। H2O4 भी गलत है, H2O यहाँ पर ब्रैकेट में 4 लिख रहे हो बाहर तो भी गलत है। आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है, ऊपर बाहर कोफिशिएंट में 4 लिखना है। नाउ द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स, ये हो गई। अब हमें देखना है स्टेप 4। स्टेप 4 में देखिए, Fe एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। आयरन एंड हाइड्रोजन एटम अभी बैलेंस्ड नहीं है। हमने किसको बैलेंस्ड किया है, सिर्फ ऑक्सीजन को। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर। हाइड्रोजन को ले लो या आयरन को ले लो, कोई भी ले सकते हो। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन अ पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो यहाँ पर अब हमने क्या लिया, हाइड्रोजन को ले लिया। यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 × 2। कैसे करोगे, हाइड्रोजन के 2 एटम और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 हो गए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 8 कर दो, 4 2 जा 8, 8 एटम हो गए। यहाँ पर भी 8 एटम हो गए, राइट। अब क्या बचा, अब आयरन बचा। अब क्या बचा, आयरन बचा। यहाँ पर 3 आयरन है, आयरन के एटम 3 है, Fe3O4 में आयरन के एटम कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में 3 है। यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, बैलेंस्ड है या नहीं है केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर जब आप चेक करोगे तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, राइट। इस तरह मैंने आपको पूरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता दी। अब देखो यहाँ पर अगर इसको हटा देते हैं तो अभी ये पार्शियली है, लिखा हुआ है पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर to equalize the number of hydrogen atom, make the number of molecules of hydrogen as 4 of right hand side। यहाँ पर ये 8 हो गया, यहाँ पर 2 × 4, यहाँ पर भी ये 8 हो गया। 8 8 करने हैं दोनों साइड, नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के 8 हो गए। देखो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 है, यहाँ पर ये 4 है। अब देखिए स्टेप 5 में, यहाँ पर देखिए स्टेप कितना, 4 हो गया। स्टेप 5 में देखिए, एग्जामाइन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट। अब क्या बचा, ऑक्सीजन को हमने बैलेंस्ड कर दिया, हाइड्रोजन को बैलेंस्ड कर दिया, अब आयरन बचा Fe। नॉट बैलेंस्ड, कौन सा बैलेंस्ड नहीं है, Fe बैलेंस्ड नहीं है। यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस्ड, दैट इज आयरन, कह रहा है ये। अब देखो आयरन का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या था, 1 था Fe, और यहाँ पर 3 है, तो 1 × 3 और यहाँ पर भी 3, ये 3 आएगा, ये भी 3 आएगा। मैंने आपको सिखा दिया है करना, 5th स्टेप में यही दिया है। यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देख रहे हो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है। ये कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन, ये वाली। यहाँ पर ये 4, ये 4। स्टेप 6 देखिए, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। जब हमने पूरी इक्वेशन को बैलेंस्ड कर दिया, हमारे पास 3 एलिमेंट थे इस रिएक्शन में, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, Fe, तीनों को ही बैलेंस्ड कर दिया। अब हमें पता चल गया भाई हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गई, बट हमें फिर भी इसको चेक करना है। तो चेक कैसे करोगे, फाइनल स्टेप में आपको चेक करना है, तो हमें बहुत अच्छा सा पता चल जाएगा कि भाई केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। चेक कर लो एक बार, यहाँ पर Fe के 3 एटम है, यहाँ पर भी Fe के 3 एटम है आयरन के। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, सॉरी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, हाँ यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है ये। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, 4 × 2, ये 2 है और यहाँ पर ये 4 है, तो यहाँ पर 8 है।
हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 इंटू 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या है 8 है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड इक्वेशन है ये, राइट। इतना काम करना है, इस मेथड को आप कहोगे हिट एंड ट्रायल मेथड। The number of atom of element on both side equation 1.9 are equal. This equation is now balanced. This method of balancing chemical equation is called hit and trial method. क्या कहलाएगा? Hit and trial method कहला रहा है, देखिए कहला रहा है hit and trial method। कह लो। As we make trial to balance the equation by using the smallest whole number coefficient. कोफिशिएंट ये वाला नंबर कहलाता है होल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है, होल नंबर है, राइट। ऐसा नहीं है कि 1.2 1.35 ऐसे नहीं है, होल नंबर है, 1 2 3 4 5 इससे मल्टीप्लाई करना है, ये कोफिशिएंट है, राइट। नंबर कोफिशिएंट ये कहला रहा है। स्मॉलेस्ट कम से कम, स्मॉलेस्ट क्यों यूज कर रहा है, कम से कम नंबर जो है उसमें बैलेंस्ड करो। अच्छा यहाँ पर आप ऐसे भी बैलेंस्ड कर सकते थे, यहाँ पर 3 है तो आप इसको डबल कर दो, 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या है 8, ऐसे भी बैलेंस्ड कर सकते थे, लेकिन हमें कम से कम होल नंबर में बैलेंस्ड करना है। चलिए अब आगे देखते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। स्टेप 7 क्या कह रहा है, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अच्छा जो केमिकल इक्वेशंस होता है आपने लिखा हुआ देखा होगा, यहाँ पर जैसे सॉलिड लिखा हुआ होता है एस, गैस लिखा होता है, लिक्विड लिखा होता है, एक्वस सॉल्यूशन में अगर है तो ये सब लिखा हुआ होता है, नीचे सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है, राइट। तो वो और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। देखिए यहाँ पर फिजिकल स्टेट में लिखा हुआ होता है, ये सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस ये सब क्या है, फिजिकल स्टेट ही तो बता रही है किसी भी एलिमेंट की। अगर ये लिखा हुआ है तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी भी केमिकल इक्वेशन की। हमें फिजिकल स्टेट पता चल रही है केमिकल इक्वेशन की, अभी तक तो हमें नंबर ऑफ एटम देखने से पता चल रहा था, कंपाउंड पता चल रहे थे, प्रोडक्ट पता चल रहे थे, राइट। एग्जामाइन द एवर इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन है, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट। अभी तक ये इक्वेशन कुछ भी बात नहीं बताती फिजिकल स्टेट के बारे में, रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। No information has been given in this equation about their physical state. अब देखो to make a chemical equation more informative, भाई more informative बनाना है तो physical state को भी mention कर लो इस balanced chemical equation में जो हमने hit and trial method से balance की है। इतना तो कर लोगे मैम, कैसे? देखो ऐसे, the physical state of the reactant and product are mentioned along their केमिकल फॉर्मूला। कैसे? द गैसियस है, लिक्विड है, एक्वस है, एक्वस मतलब किसी भी कंपाउंड को पानी में मिला देना, वाटर में उसका सॉल्यूशन बना देना, तो क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन। गैस के लिए ये लेते हैं जी, ब्रैकेट के अंदर जी, स्मॉल जी में लिखते हैं गैस। लिक्विड के लिए स्मॉल एल ब्रैकेट के अंदर। एक्वस सॉल्यूशन, वाटर के अंदर किसी भी कंपाउंड को डिसॉल्व कर रहे हो, उसको सॉल्यूशन बना रहे हो तो एक्वस, ए क्यू ब्रैकेट के अंदर, एंड ये सॉलिड है एस, स्मॉल एस ब्रैकेट के अंदर रेस्पेक्टिवली। द वर्ड इक्वेशन इज रिटन इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन। एक्वस यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो वाटर में सॉल्यूशन बना रहा है, वही बता रहा है, अभी मैंने आपको बताया यही बात। द बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 बिकम, देखिए यहाँ पर ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ पर देखो आयरन जो है वो सॉलिड है, सॉलिड मतलब ठोस, सॉलिड गैस ये सब तो जानते हो, सॉलिड लिक्विड गैस फेज होते हैं। ये सॉलिड आयरन, आयरन है क्या, ये लोहा है जो आप यूज करते हो, लोहे की आपके यहाँ टेबल होगी, चेयर होगा या कोई सामान होगा लोहे का, है ना। और जो हमर वगैरह हैमर्स होते हैं वो सब लोहे के होते हैं, स्क्रू ड्राइवर है, ये सब क्या है, लोहे के बने हुए होते हैं। तो आपने बहुत डेली लाइफ में यूज किया है आयरन, तो वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है नेचर में, तो ये सॉलिड आयरन। H2O गैस है, गैस का मतलब स्टीम। वाटर आपने देखा होगा, वाटर आपको 3 फेज में मिलेगा नेचर में। एक तो आइस जमा दो, आइस कैसी होती है, सॉलिड होती है। या फिर वाटर को आप
स्टीम बना दो। स्टीम कैसा होता है? गैस होती है स्टीम, भाप। गैसियस फॉर्म में तो होती है, वाटर की गैसियस फॉर्म क्या है? स्टीम। अब यहाँ पर देखिए आइस हो गया, स्टीम हो गया। अब जो हम पानी पीते हैं वाटर, वो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करते जाओगे तो फेस चेंज होते चले जाएंगे। आइस सॉलिड में है, स्टीम गैस में है, वाटर लिक्विड में है। तो वाटर की फॉर्म है, यहाँ पर वाटर किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। ये गैस है वाटर। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? आयरन में आपने क्या किया है? स्टीम को ऐड किया है, स्टीम को डाला है, वाटर स्टीम फॉर्म में डाला है, गैसियस है। तो Fe3O4, Fe3O4 सॉलिड फॉर्म में बना है, और H2 जो है वो गैसियस फॉर्म, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। वेरी सिंपल। Fe3O4 है यहाँ पर, राइट। अब देखिए, नोट दैट द सिंबल गैस इज यूज्ड विद वाटर टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। यही सब लिखा हुआ है, कोई खास बात नहीं है, यही सब लिखा हुआ है। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। अच्छा, फिजिकल स्टेट जरूरी नहीं कि केमिकल इक्वेशन में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिख रहे हो तो अच्छी बात है और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना रहे हो, लेकिन लिखना जरूरी तो नहीं है, राइट। लिख दोगे तो अच्छी बात है, और लिखी हुई मिलती भी है आपको ज्यादातर, और ज्यादातर रिएक्शंस ऐसी मिलेंगी केमिकल इक्वेशन जहाँ पर फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं करता। अगर नहीं कर रहा तो वो केमिकल इक्वेशन गलत नहीं है। अगर कर दोगे तो मोर इन्फॉर्मेटिव है, मतलब अच्छी बात है, कर रहे हो तो और अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। लेकिन अगर ये मेंशन नहीं है फिजिकल स्टेट किसी भी केमिकल इक्वेशन में, तो वो केमिकल इक्वेशन गलत नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि कहना चाह रही हूँ मैं? अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट etc फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेट अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। अब यहाँ पर ये जो एरो है इसके ऊपर आपको प्रेशर, टेम्परेचर या कैटलिस्ट, एरो के ऊपर नीचे आपको लिखा हुआ दिख सकता है। ऊपर मिला हुआ मतलब लिखा हुआ दिख सकता है, या नीचे भी लिखा हुआ दिख सकता है, मिल सकता है आपको। ये देखो यहाँ पर इस केमिकल इक्वेशन में ये एरो है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सनलाइट दी है, सनलाइट है, ये क्या है? सनलाइट। और यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट जो प्लांट में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है ये। प्लांट में ग्रीन कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है लीफ के अंदर, जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। सनलाइट के प्रेजेंस में वहां पर मेसोफिल सेल में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है ये वाली। यहाँ पर देखिए ये कंबशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर प्रेशर, टेम्परेचर, कैटालिस्ट, सनलाइट, ये सब लिखा हुआ आपको मिल सकता है। सनलाइट बेसिकली क्या है? टेम्परेचर ही मिल रहा है लाइट से। तो ये लिखा हुआ मिल रहा है, तो ये और इंफॉर्मेटिव बना रहा है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि अगर केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट मेंशन है तो इंफॉर्मेटिव बना रहा है। अगर एरो के ऊपर ये प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट ये सब लिखा हुआ मिल रहा है तो ये और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना देता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। पूरी बात बता रहा है, इतना प्रेशर दिया है तब ये केमिकल रिएक्शन हुई है। यहाँ पर देखो, ये जो केमिकल रिएक्शन है CO+2H2 और यहाँ पर CH3OH, ये केमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पर इतना प्रेशर दिया है। प्रेशर की यूनिट ATM होती है, वो वाला ATM नहीं जहां से आप पैसे निकालते हो, वो नहीं। ATM प्रेशर की यूनिट है ये। 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर आपने ये रिएक्शन करवाई है, ठीक है। ATM याद रहेगा, यूनिट है किसकी? प्रेशर की। प्रेशर की यूनिट है AT। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। क्या है? फोटोसिंथेसिस प्लांट में होती है। ये तो आपने पढ़ी ही होगी, 8th 9th क्लास में पढ़ी होगी। 6CO2 + 12H2O। सनलाइट के प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाओगे क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? ये आपको याद होना चाहिए, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, तभी तो हम लोग सांस लेते हैं। तो ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, एयर में ऑक्सीजन होता है उसको लेते हैं। इसी ऑक्सीजन की वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं। देखो कितनी इम्पोर्टेंट है प्लांट। प्लांट बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग की लाइफ के लिए। वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में रिलीज हो रहा है। यहाँ पर ये एक्वस फॉर्म में ऑक्सीजन,
डिजोल्व है मतलब वाटर में ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए C6H12 O6 एक्वस फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, CO2 एक्वस फॉर्म में है, राइट। तो यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, एरो के ऊपर प्रेशर, टेम्परेचर, कैटालिस्ट ये सब मेंशन होता है। अच्छा, यहाँ पर आप ये सोच रहे हो कैटालिस्ट क्या होते हैं मैम? कैटालिस्ट वो होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनहेंस करते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है, वो होते हैं कैटालिस्ट। अच्छा, कुछ कैटालिस्ट ऐसे भी होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की रेट को स्लो करते हैं, मतलब रिएक्शन धीमे धीमे होती है। अगर कोई रिएक्शन बहुत धीमे धीमे हो रही है तो उसमें कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, तो वो उस केमिकल रिएक्शन को बहुत फास्ट करा देते हैं। कैटालिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन की रेट को बढ़ाते या घटाते हैं, ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर यूजिंग दिस स्टेप कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन, ये 1.2 गिवन इन द टेस्ट अर्लियर। अच्छा 1.2 है ये, 1.2 आगे वाली थी, ये हमने बैलेंस्ड कर ली थी, राइट। Mg प्लस O2 MgO, यहाँ पर Mg जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, मैग्नीशियम रिबन ही तो था, मैग्नीशियम मेटल है, ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलेगा आपको? ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलेगा? गैसियस फॉर्म में मिलेगा। एयर से तो रिएक्शन हो रही थी मैग्नीशियम ऑक्सीजन की, अब यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये लेयर है, ये किस फॉर्म में है? ये सॉलिड फॉर्म में है, ये भी। और यहाँ पर जो एरो है, यहाँ पर हीट प्रोवाइड हो रही थी, ये टेम्परेचर दे रहे थे, तो ये टेम्परेचर बर्न कर रहे हो, टेम्परेचर मिल रहा है, तो ये साइन टेम्परेचर का है, राइट। चलिए आगे। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं, राइट। आप खुद घर पर करके देखना, वैसे मैं आपको इसको करने का तरीका भी बता रही हूँ, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो फिर आप इस तरह रहोगे है ना, ऐसी तो रहोगे कि मैम करा देती तो अच्छा रहता, नहीं कराया, आया नहीं मैम हमसे, और आ भी गया है तो हमें पता नहीं है हमारा सॉल्यूशन सही है या नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है, ऐसी तो सोचोगे। अच्छा, लेक्चर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, लाइक कर दो चलो। अब देखिए यहाँ पर वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो, मैग्नीशियम को रिबन को जब आप बर्न करते हो तो आप इसको क्लीन क्यों करते हो? ऐसा होता है मैग्नीशियम रिबन में जो मैग्नीशियम होती है वो एयर के कांटेक्ट में रहती है, एयर के कांटेक्ट में रहने से उस एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करने लगती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम रिबन पे। अगर आप उसको क्लीन कर दोगे सैंड पेपर से तो वो अच्छे से बर्न होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक थिन लेयर बन जाती है मैग्नीशियम रिबन पर, तो वो उसको अच्छे से बर्न नहीं होने देती, जलने नहीं देती। अगर आप उसको साफ कर दोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को तो वो बहुत अच्छे से जल जाएगा, राइट। इतना काम है, इसलिए हम क्लीन करते हैं किसको? मैग्नीशियम रिबन। अब देखिए सेकंड, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर हमें बैलेंस करनी है केमिकल इक्वेशन को फॉर अ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो यहाँ पर H2 हाइड्रोजन का फॉर्मूला, क्लोरीन Cl2, क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है? गैस है। यहाँ पर क्या बन रहा है? HCl, राइट। नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम है या नहीं है? नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बैलेंस चाहिए, ये कैसी है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, समझ गए आप? देखिए गौर से। अब बात कर लेते हैं बेरियम क्लोराइड की और एल्युमिनियम सल्फेट की। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो है आपकी बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। अब देखो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट Al, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, ये तो आपको आता होगा,
वैलेंसी Al2SO4 का होल थ्राइस नहीं आता। तो आप याद कर लो, आगे के जो लेक्चर्स आएंगे, चैप्टर्स आएंगे, उनमें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब देखो यहाँ पर बेरियम सल्फेट है। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? BaSO4। एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? AlCl3। ये फॉर्मूला है। जब आप इसकी केमिकल इक्वेशन लिखोगे, यहाँ पर ये मैग्नीशियम के बारे में मैंने आपको सॉल्यूशन लिखकर दिखा दिया है। देखो ऑक्साइड लेयर बनता है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एयर, Mg+O2। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? MgO। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, थिन लेयर जम जाती है। किस पे? मैग्नीशियम रिबन पर भी जम जाती है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तब तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता ही बनता है, लेकिन ऑक्सीजन के एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में भी मैग्नीशियम रिबन पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की थिन लेयर जम जाती है। इसको साफ करना पड़ता है हमें। तब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो बहुत अच्छे से जलेगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सेकेंड रिएक्शन की। सेकेंड रिएक्शन अभी मैंने आपको बताई क्या थी? BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। क्लियर हो गया? एरो बनाया, ये रिएक्टेंट्स हैं दोनों, बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट। अब बात कर लेते हैं बेरियम सल्फेट की। क्या बन रहा है? BaSO4 प्लस AlCl3। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? जो Ba है यहाँ पर आगे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, कैटायन होता है, और ये एनायन है। तो यहाँ पर भी कैटायन है ये, और ये एनायन है। तो कैटायन को एनायन से, एनायन को कैटायन से मिला देना है। ये कैटायन है, पेन का कलर चेंज, ये कैटायन है, राइट। इसको एनायन से मिला दिया तो बेरियम सल्फेट बन गया, BaSO4। और यहाँ पर ये कैटायन है, इसको एनायन से मिला दिया। कैटायन को एनायन से मिला देना है, वैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या बना? AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हो। आगे जो किसी भी कंपाउंड में लिखा होता है वो कैटायन होता है, पीछे एनायन होता है। जब भी आप भूल जाओ कैटायन क्या है, एनायन क्या है, तो आप इस तरह देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करना है। कैसे करोगे? यहाँ पर बेरियम है, Ba एक एक है, सही है। यहाँ पर Cl2 है और यहाँ पर Cl3 है। देखो हीट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं। सबसे पहले उस एलिमेंट को लेंगे जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे। नंबर ऑफ एटम यहाँ पर किसके ज्यादा है? 4 × 3, 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितनी है? ऑक्सीजन 12 है। ऑक्सीजन को ही बैलेंस करते हैं सबसे पहले। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एटम है ऑक्सीजन के? 4 × 3 करोगे तो 12 आएगा। ऑक्सीजन के 12 है, ब्रैकेट के बाहर 3 है और अंदर O4 है, तो 4 × 3 12 होता है। ठीक है, 12 एटम है किसके? ऑक्सीजन के 12 एटम है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम है, 4 ऑक्सीजन के एटम है। अगर यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12, इसके बराबर आ गया। ऐसे सोचना है, हीट एंड ट्रायल मेथड ये होता है। ऐसे सोचोगे तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है? किससे मल्टीप्लाई किया है? 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम जो है आप सेम है, दोनों तरफ सेम है। इधर भी सेम है, 12 है, इधर भी 12 है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी? एल्युमिनियम की। यहाँ पर ये एल्युमिनियम है, क्लोरीन है, यहाँ पर 3 क्लोरीन है। क्लोराइड की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है नंबर ऑफ एटम क्लोरीन के पास ही है ऑक्सीजन के बाद। अब यहाँ पर Cl3 है, यहाँ पर देखो क्लोरीन है, यहाँ पर ये 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है, बेरियम 3 है, तो यहाँ पर 3 ले लेते हैं। ऐसे करना है जैसे मैं बता रही हूँ। 3 2 जा 6 क्लोरीन है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 क्लोरीन निकल कर आ गया। इक्वल हो गया, बेरियम सेम हो गया, क्लोरीन सेम हो गया। अब क्या बचा? सल्फर देख लो। सल्फर है यहाँ पर एक, एक ये 1, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 3, तो सल्फर 3 है। यहाँ पर भी सल्फर कितने है? 3 है सल्फर के एटम। तो यहाँ पर ये जो केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है। देखो
चेक करके देखोगे बैलेंस्ड निकल कर आएगी। इस तरह से हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस्ड कर दिया हमने। देखिए क्या किया है हमने, हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर दिया है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एल्युमिनियम, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है एल्युमिनियम, सब बैलेंस्ड है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन क्या होगी, सोडियम प्लस वाटर। देखिए थर्ड है ये, सोडियम प्लस वाटर। क्या दे रहा है आपको, सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है। मेटल, सोडियम मेटल है, मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो वो हाइड्रोक्साइड बनाती है, तो यहाँ पर NaOH है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस्ड करना है, ये बैलेंस्ड है या नहीं है। सोडियम एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये दो है, टोटल 3 है। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं है। तो कैसे करोगे बैलेंस्ड हाइड्रोजन को, कैसे करोगे, हाफ लिख दोगे 1/2। बैलेंस्ड हो गया, आधा मोल H2 गैस रिलीज हुई, राइट। तो ये बैलेंस्ड है। अगर आप 1/2 नहीं करना चाहते, आपको लग रहा है मैम 1/2 कर दिया, ये कैसे है, 1/2 भी सही तरीका है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये 2 है, तो सोडियम आप क्या कितना लोगे, यहाँ पर ये ले लो 2NaOH। अब यहाँ पर देखो 2H2O है और यहाँ पर ये 2Na है, अभी भी ये बैलेंस्ड हो गई, अभी भी ये क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, इस तरह कर सकते हो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये भी बैलेंस्ड है। हाफ H2 कर रहे थे तो और इजी पड़ रहा था, लेकिन आप हाफ में कंफ्यूज हो गए, तो यहाँ पर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव्स इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। देखो यहाँ पर कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन का मतलब है बेरियम क्लोराइड को सॉल्यूशन मतलब पानी में इसको डिसॉल्व किया गया। पानी में किसी भी कंपाउंड का आप सॉल्यूशन बनाते हो तो वो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है, एक क्यू आएगा। सिंबल्स यूज करने, स्टेट सिंबल, फिजिकल स्टेट को मेंशन करना है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर ये इनसॉल्यूबल का मतलब जो सॉल्यूबल नहीं है तो वो सॉलिड स्टेट में होगा। बेरियम सल्फेट कैसी स्टेट में है, सॉलिड में होगा, ये सॉलिड स्टेट में है। द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड है, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, NaCl एक्वस फॉर्म में मिलेगा। अब हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है, किस तरह लिखेंगे वो देखिए। केमिकल इक्वेशन देखिए, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, Ba, बेरियम क्लोराइड BaCl2, सॉल्यूशन है तो एक्वस स्टेट में है, किस स्टेट में, एक्वस स्टेट में, AQ प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट फॉर्मूला क्या है, Na, क्या है फॉर्मूला सोडियम सल्फेट का, Na2SO4, Na2SO4 ये है। देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर ये Na है, इसकी +1 इस पर चार्ज है, सल्फेट पे -2 है, तो 2 इसको दे दो, इसका 2 इसको दे दो, और +1 है यहाँ सल्फेट को दे दो, तो Na2SO4 हो जाएगा। ऐसे करना होता है, क्रॉस करना होता है, Na2SO4, Na2SO4। अब ये किस स्टेट में है, सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव वाटर में, ये भी एक्वस स्टेट में है। हम यहाँ पर एरो बनाया,
बेरियम सल्फेट मिला, BaSO4, ये इंसॉल्यूबल है, मतलब घुला हुआ नहीं है, इंसॉल्यूबल है, तो ये सॉलिड स्टेट में है। जो घुलेगा नहीं वो इंसॉल्यूबल है। प्लस अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वस, ये रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये बैलेंस्ड है या नहीं है, यहाँ पर Na2 है, यहाँ पर Na, ठीक है, और यहाँ पर ये SO4 4 है, यहाँ पर SO4, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, सल्फर बैलेंस्ड है, सोडियम यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 कर लेते हैं, 2NaCl बैलेंस्ड है। अभी ये यहाँ पर Cl2 2 है, 8 and 12 मेथड से यूज कर लेते हैं। चेक कर लिया हमने, बैलेंस्ड है ये। सेकंड देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन इन वाटर एक्वस स्टेट है ये। प्लस फिजिकल स्टेट क्या है इसकी, एक्वस, किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH की। रिएक्ट क्या है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ये भी वाटर में सॉल्यूबल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस। अब यहाँ पर आपको क्या प्रोड्यूस्ड हुआ है, सोडियम क्लोराइड NaCl, सॉल्यूशन है ये भी एक्वस है, प्लस वाटर H2O, ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा आपको। वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, कुछ मेंशन नहीं है तो लिक्विड फॉर्म में है वाटर, वैसे स्टीम होता तो H2O गैसियस फॉर्म में होता, राइट। तो यहाँ पर आप समझ गए, समझ गए ये वाला क्वेश्चन। तो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन बता दिए हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता दिए, फिजिकल स्टेट अगर है तो कैसे मेंशन किया जाएगा, राइट, ये सब बता दिया है। तो अब आपको रोना नहीं है, आपको खुश होना है। आपको क्या होना है, खुश होना है। यहाँ पर मैंने आपका ये लेक्चर को कंप्लीट कर दिया। अब आपका लेक्चर जो आएगा उसमें मैं आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताऊंगी, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। देखो कितने अच्छे से एक एक बात बता रही हूँ मैं आपको। लाइक करो, फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, शेयर तो कर दिया करो, बहुत सिंपल है। शेयर तो कर दिया करो, आराम से मोबाइल चलाते रहते हो पूरे टाइम, शेयर हल कर दोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।